Hey guys, so today we will do part 2 of second chapter, The Shehnai of Bismillah Khan. ये Beehive book class 9th chapter 2. इसका part 1 जो था ईवलिन ग्लेनी का वो हम कर चुके हैं, तो अभी हम सेकेंड पार्ट पे आए. सो स्टार्ट करते हैं. एम्परर औरंगज़ेब banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill, unpleasant sound. कहते हैं कि जो एम्परर औरंगज़ेब थे उन्होंने जो एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट था पुंगी, वो पुंगी ना फ्लूट टाइप होता है, बांसुरी के जैसा होता है, तो उसको उन्होंने बैन कर दिया था उस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को. क्यों? क्योंकि उसकी ना बहुत ही अनप्लीजेंट सी साउंड थी. अनप्लीजेंट मतलब जो हमें भाए ना, मतलब जो सुनने में अच्छी सी ना लगे. पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज़ मेकर्स. तो मतलब नॉइज़ मेकर्स की तरह उसको ट्रीट किया जाता था. जो पुंगी थी मतलब कि उससे सिर्फ बेकार साउंड सी आती है, शोर होता है उससे बस. फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड. कुछ लोगों ने सोचा कि एक ना एक दिन तो इसको फिर से बजाने के लिए परमिशन मिल जाएगी, हम फिर से इसको यूज़ कर पाएंगे. अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी. कहते एक बार्बर थे म्यूजिशियंस की फैमिली में से, उनको रॉयल पैलेस में जाना अलाउड था, तो उन्होंने डिसाइड किया कि जो पुंगी की टोन है, जो उसकी क्वालिटी है, जो उसकी म्यूज़िक की टोन है, उसको इम्प्रूव किया जाए, उसको अच्छा बनाया जाए. ही चोज़ अ पाइप विद अ नेचुरल हॉलो स्टेम दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी. कहते हैं कि उन्होंने क्या किया, स्टेम ली, एक खाली हॉलो स्टेम ली जो पुंगी से बहुत ज़्यादा लंबी थी और ब्रॉडर थी, चौड़ी भी ज़्यादा थी. तो उन्होंने उसमें एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप. उन्होंने उसमें 7 होल्स किए. व्हेन ही प्लेड ऑन इट, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड. जब उन्होंने उनको प्ले किया, एक को जो 7 होल्स थे, एक होल को बंद कर दिया, एक होल को ओपन कर दिया, ऐसे कर करके बहुत ही प्यारी सी और बहुत अच्छी सी वॉइस जो है वो आने लगी. He played the instrument before royalty and everyone was impressed. उन्होंने इस जो इंस्ट्रूमेंट को है वो सबके सामने, जो पैलेस में जो सारे राजा महाराजा थे उस टाइम के, यही औरंगज़ेब और बाकी सारे लोग जो पैलेस में थे, उनके सामने ये इंस्ट्रूमेंट को उन्होंने बजाया और सारे इम्प्रेस हो गए उनसे, बहुत ज़्यादा खुश हो गए. The instrument so different from the pungi had to be given a new name. कहते कि जो ये इंस्ट्रूमेंट था वो पुंगी से तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट था, तो इसको एक नया नाम देना तो ज़रूरी था. As the story goes, since it was first played in the Shah's chambers and was played by a nai barber, the instrument was named the shehnai. तो इसका नाम कैसे पड़ा शहनाई? कहते कि एक तो पहली बार कि ये शाह मेंबर्स में बजाई गई थी पहली बार जो ये इंस्ट्रूमेंट थी न्यू वाली, और किसने बजाई थी? ये नाई ने, बार्बर ने. तो वहाँ से उसका नाम पड़ा शहनाई. ठीक है, तो इसको आप याद रखना. द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस. अब क्या होने लगा कि शहनाई की जो आवाज़ है उसको शुभ माना गया. जैसे कोई भी हम शुभ काम करने जाते हैं ना, तो उसके लिए उसकी जो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट को है वो अच्छा माना गया. एंड फॉर दिस रीज़न इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज़ एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग. कहते कि इसीलिए आजकल जो टेम्पल्स में भी हैं वो अभी तक भी इसको यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये ऑस्पिशियस मानी जाती है, शुभ मानी जाती है. और नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स में तो कहते हैं कि अगर ये नहीं तो वो वेडिंग ही किस बात की, अगर उसमें शहनाई ना हो. आजकल क्या वो भी जब वो बैंड बाजा बारात वाले आते हैं तो वो अपने बजाते नहीं हैं वो बैंड से, वैसे तो थोड़े थोड़े इसी टाइप की तो होते हैं वो. सो
In the past, the Shehnai was part of the Naubat or traditional ensemble of 9 instruments found at royal courts. कहते जो बड़े बड़े महल होते थे पहले के टाइम में, तो वहाँ पर शहनाई को एक पार्ट कंसीडर किया जाता था. जो टोटल 9 इंस्ट्रूमेंट्स होते थे ना उनके पास म्यूज़िक में, उसमें शहनाई भी एक पार्ट होती थी उसका. टिल रिसेंटली इट वॉज ओनली यूज इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स. कहते आजकल तो बस ये सिर्फ टेम्पल्स वगैरह में या फिर वेडिंग्स वगैरह में यूज़ होता है शहनाई का. द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज़ टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. कहते इस इंस्ट्रूमेंट को क्लासिकल स्टेज पर लेके जाने का क्रेडिट किसको जाता है, वो है हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient estate of Damrao in Bihar. कहते बिस्मिल्लाह खान जब 5 साल के थे तो वो गिल्ली डंडा खेला करते थे एक पॉन्ड के पास में. कहाँ पर, पुराने टाइम के जो दमराव बिहार में था, दमराव, वहाँ पर. He would regularly go to the nearby Bihari Ji temple to sing the Bhojpuri Chaita, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaja. कहते हैं कि वो हमेशा ना रोज़ को बिहारी जी के टेम्पल जाते होते थे, क्या, सिंगिंग करने के लिए. भोजपुरी जो चैता, उनका कोई क्लासिकल सॉन्ग था, तो वो वहाँ मंदिर में गाने जाते होते थे. और एट द एंड उनको प्राइज़ में क्या मिलता होता था, एक तो बहुत बड़ा सा लड्डू मिलता था जिसका वेट था 1.25 kg. वो उनको एक एज अ प्राइज़ मिलता होता था महाराजा की तरफ से, जो वहाँ के लोकल महाराजा थे ना, उनकी तरफ से. दिस हैपेंड 80 years ago and the little boy has travelled far to earn the highest civilian award in India, the Bharat Ratna. कहते हैं कि ये बात जो है वो 80 साल पुरानी बात है, और लेकिन आज वो छोटे बच्चे ने इतना कर दिखाया है, इतना नाम कमा लिया है कि उन्होंने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड को जीत लिया है. वो कौन है, हमारा भारत रत्न. और किन्होंने जीता है, वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. Born on 21 March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. कहते हैं बिस्मिल्लाह खान जी का जो बर्थ है वो कब हुआ, 21 मार्च को 1916 में, और वो बिलोंग करते हैं एक बहुत ही नामी गिनामी म्यूज़िशियंस की फैमिली से, जहाँ पर सारे म्यूज़िशियंस ही हैं मोस्टली. हिज ग्रैंड फादर रसूल बख्श खान वॉज द शहनाई नवाज़ ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट. कहते हैं कि जो उनके ग्रैंड फादर हैं, उनके दादाजी थे, वो रसूल बख्श खान उनका नाम था ये, वो शहनाई नवाज़ थे. कहाँ के, भोजपुर के किंग कोर्ट में, राजा के महल के वो शहनाई नवाज़ थे. हिज फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स. कहते सारे के सारे जो उनके पिता थे या और भी उनके जो ख़ानदान में लोग थे, वो सारे के सारे बहुत ही अच्छे शहनाई प्लेयर्स थे. द यंग बॉय टुक टू म्यूज़िक अर्ली इन लाइफ. कहते जो उस्ताद बिस्मिल्लाह जी थे, उन्होंने म्यूज़िक मतलब बहुत छोटे होते से ही सीख लिया. At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Benares, now Varanasi, Bismillah was fascinated watching his uncles practice the Shehnai. कहते कि जब वो 3 साल के थे तो उनकी मदर उनको उनके मामा जी के घर लेके गई, जो बनारस में था. अभी बनारस को हम वाराणसी के नाम से जानते हैं. तो जो बिस्मिल्लाह जी थे वो बहुत ही ज़्यादा फैसिनेट हो गए अब उनके मामा को देखकर कि वो कैसे शहनाई को प्ले कर रहे हैं, तो उनको ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा भा गई. Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Bux to the Vishnu temple of Benares, where Bux was employed to play the शहनाई. कहते कि जल्द ही फिर बिस्मिल्लाह ने क्या किया, उन्होंने कि वो अपने मामा के साथ, जिनका नाम था अली बख्श, वो विष्णु टेम्पल जाते थे बनारस के, क्योंकि उनको तो वहाँ जॉब मिली हुई थी उनके मामा को, लेकिन वो भी उनके जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है वो भी उनके साथ चले जाया करते थे. अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन इट. कहते कि अली बख्श जो थे उनके मामा थे, वो तो शहनाई बजाती थी क्योंकि उनका तो वो काम था.
और बिस्मिल्लाह उनको देखते रहते थे, उनसे देख देख कर ऐसे सीखते थे और उनको देखते ही रहते क्योंकि उनको बहुत अच्छा लगता था शहनाई का. Slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. फिर धीरे धीरे उनके मामा जी उनको सिखाने लगे शहनाई को प्ले करना और वो पूरा दिन प्रैक्टिस करने में लगे रहते थे उस इंस्ट्रूमेंट को सीखने के लिए. For years to come, the temple of Balaji and Mangal Maya and the banks of Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude. कहते कि वो कौन कौन सी जगह पर सालों सालों तक प्रैक्टिस किया उन्होंने शहनाई, तो उन जगह का नाम मेंशन है यहाँ पर. वो है बालाजी टेम्पल, मंगल मैया टेम्पल एंड गंगा जी के किनारे. वहाँ वो शांति से प्रैक्टिस करते थे अपनी शहनाई को. The flowing waters of the Ganga inspired him to improvise and invent rags that were earlier considered to be beyond the range of शहनाई. कहते हैं जो गंगा जी के फ्लोइंग वाटर था, बहता हुआ पानी था, उन्हें इंस्पायर करता था कि वो अपनी जो स्किल है, अपनी जो शहनाई की, उसको इम्प्रूव कर पाएँ और ज़्यादा अच्छा बना पाएँ और नए नए राग इन्वेंट कर पाएँ. म्यूज़िक में होते हैं ना राग सुर, तो वो इन्वेंट कर पाएँ जो कि पहले कंसीडर किया जाता है कि शहनाई से बस इतना कि हम म्यूज़िक बजा सकते हैं, बट वो उससे ऊपर इन्वेंट कर रहे थे वो चीज़ें. At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. कहते हैं उनके अंकल इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में गए थे. जब बिस्मिल्लाह जी 14 ईयर्स के थे तब बिस्मिल्लाह जी भी उनके साथ ही गए थे. At the end of his recital, Ustad Faizaz Khan patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." कहते वहाँ पर जो उस्ताद फैज़ाज़ खान थे, उन्होंने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को ऐसे शाबाशी दी और उनकी पीठ थपथपाई और कहा कि मेहनत करो और तुम पक्का आगे ज़रूर आओगे, पक्का आगे बढ़ोगे. With the opening of All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break. He soon became an often heard शहनाई player on radio. कहते कि एक वो बड़ी चीज़ थी ऑल इंडिया रेडियो का लखनऊ में आना. कब? इन 1938. तब वो एक ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर थे, मतलब रेडियो पे लोग उनको सुनते थे शहनाई के लिए. When India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his शहनाई. कहते जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला 15 अगस्त 1947 में, तब बिस्मिल्लाह खान ही वो फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने पूरे नेशन को ग्रीट किया शहनाई से, शहनाई की आवाज़ से. He poured his heart out into Rag Kafi from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech. कहते कि उन्होंने अपने पूरे मन से, अपने पूरे दिल से वो राग गाया, उसका नाम राग काफ़ी. फ्रॉम कहाँ से गाया? रेड फोर्ट. और वो ऑडियंस बहुत बड़ी थी बिकॉज इंडिपेंडेंस डे पे तो आपको पता है ऑडियंस बड़ी होगी. उनमें उस ऑडियंस में कौन कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने अपने उसके बाद शहनाई प्ले होने के बाद अपनी फेमस स्पीच दी जिसका नाम था ट्रिस्ट विद डेस्टिनी. Bismillah Khan has given many memorable performances both in India and abroad. बिस्मिल्लाह खान जी ने बहुत ही प्यारी परफॉर्मेंसेस दी हैं, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो बाहर हो, अब्रॉड हो. His first trip abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. कहते कि उनकी जो फर्स्ट ट्रिप थी वो कहाँ थी? अफ़गानिस्तान को थी, जहाँ पर जो किंग ज़ाहिर शाह थे वो इतने इम्प्रेस हो गए, इतने खुश हो गए उनकी शहनाई की प्लेइंग से कि उन्होंने उनको, जिसका कोई मोल नहीं ना, मतलब वो पर्शियन वाले कारपेट्स दिए और भी बहुत सारी चीज़ें दी, मतलब बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें. क्यों? क्योंकि वो इतने खुश हो गए थे ना उनकी शहनाई बजाने के तरीके से, बस क्या ही बताएं. The king of Afghanistan was not the only one to be fascinated with Bismillah's music.
कहते कि जो अफ़गानिस्तान के किंग थे ओनली वही नहीं फैसिनेट हुए, उनको ही नहीं केवल अच्छी लगी बिस्मिल्लाह जी की म्यूज़िक, और भी बहुत लोग इम्प्रेस हुए हैं उनसे। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट अ फेस्टिवल दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई। कहते फिल्म डायरेक्टर थे जो विजय भट्ट, वो इतनी ज़्यादा इम्प्रेस हो गए बिस्मिल्लाह जी से एक फेस्टिवल पे कि उन्होंने एक फ़िल्म ही उनके नाम कर दी, और उसका नाम था गूंज उठी शहनाई, और द फिल्म वॉज अ हिट। वो फिल्म क्या हिट थी वो फिल्म। एंड वन ऑफ द बिस्मिल्लाह खान्स कॉम्पोजिशंस, दिल का खिलौना है टूट गया, टर्न्ड आउट टू बी ए नेशन वाइड चार्ट बस्टर। कहते उनकी कॉम्पोजिशन थी बिस्मिल्लाह खान जी की, जिसका नाम था दिल का खिलौना है टूट गया, तो वो तो बस ब्लॉकबस्टर है, क्या ही रिकॉर्ड तोड़ बिल्कुल। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेल्युलॉइड वर्ल्ड, बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्स इन फिल्म म्यूज़िक वर लिमिटेड टू 2। कहते इतनी सक्सेस के बाद भी उन्होंने जो फिल्म वाली इंडस्ट्री होगी इस साइड, उनकी सिर्फ ये 2 ही चीज़ें आई थी, एक तो उनकी ये फिल्म गूंज उठी शहनाई, और इनका एक ही कॉम्पोजिशन दिल का खिलौना है टूट गया। उनके बाद उन्होंने वहाँ नहीं किया कुछ भी। विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर सनाधि अपन्ना। I just can't come to terms with the artificiality and glamour of the film world, he says with emphasis. उन्होंने और क्यों नहीं कंटिन्यू किया इस चीज़ को फिल्म इंडस्ट्री में। वो कहते हैं कि मुझे ना मतलब मेरी कम जमती है फिल्म टाइप से, मुझे खुद के साथ जाना ज़्यादा पसंद है, मतलब सिंप्लिसिटी से, ये आर्टिफिशियल वगैरह ना थोड़ा मुझे कम पसंद है। तो ये चीज़ थी, इसलिए उन्होंने ज़्यादा कंटिन्यू नहीं किया फिल्म में। Awards and recognition came thick and fast. Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. कहते उनके इतने अवार्ड्स मिले, इतनी नेम, इतनी फेम मिली कि क्या ही बताएं। बिस्मिल्लाह खान जी वो फर्स्ट इंडियन थे जिनको इनवाइट किया गया कहाँ पर परफॉर्म करने के लिए, लिंकॉलन सेंटर हॉल जो यूएसए में था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, इन द कैनिस आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर. So well known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him, ताहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। कहते उन्होंने वर्ल्ड में हर जगह मतलब मोस्ट ऑफ द जगह पार्ट लिया, ये उनके नाम है कुछ जगहों के। कहते वो इतने नोन पर्सनालिटी बन गई ना कि लोग उनको इतना जानने लगे, इतना पहचानने लगे कि एक ऑडिटोरियम में उनके नाम कर दिया गया। कहाँ पर? तेहरान में, और उसका नाम है ताहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. National awards like Padma Shri, the Padma Bhushan and the Padma Vibhushan were conferred on him. ये तीनों नेशनल अवार्ड्स उनको मिले। कौन कौन से? पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण. ओके. In 2001, Ustad Bismillah Khan was awarded India's highest civilian award, the Bharat Ratna. कहते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी को 2001 में मिला क्या? भारत रत्न. With the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said, "All I would like to say is teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music." कहते हैं कि जिस अवार्ड की उनको चाह थी, वो चाहते थे कि ये अवार्ड मुझे मिले, वो उनको मिला जो कि था भारत रत्न, और उनकी आईज़ बिल्कुल एक हैप्पीनेस से भर गई. बस उन्होंने एक ही बात कही कि मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को आप म्यूज़िक सिखाइए, उनको आगे लेके जाइए, बिकॉज़ म्यूज़िक हमारे हिंदुस्तान का सबसे अच्छा और सबसे महंगा ट्रेडिशन है. कहते इवन जो वेस्ट के लोग हैं वो भी हमारा म्यूज़िक सीखने आ रहे हैं, तो आप अपने बच्चों को म्यूज़िक ज़रूर सिखाइए.
In spite of having traveled all over the world, Khan Saab, as he is fondly called, is exceedingly fond of Benares and Damrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world. कहते कि खान साहब जो हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान हैं, उनको प्यार से हम खान साहब बुलाते थे, और चाहे वो उन्होंने पूरा वर्ल्ड ट्रैवल कर लिया, बट उनके लिए जो दो फेवरेट प्लेसेस थे उनकी, वो कौन कौन सी थी? बनारस एंड दमराव। जैसे आप भी देखो ना, आपका जहाँ भी रह रहे हो, तो अगर आप इंडिया में कहीं भी चले जाओ, आप सपोज़ आप कोई स्टेट में रह रहे हो, आप कोई और स्टेट में चले जाओ, या आप कंट्री के भी बाहर चले जाओ, बट जहाँ से आप पले बड़े हो, आपको तो वो ज़्यादा अच्छे लगेंगे ना टाउन्स, चाहे आप कहीं भी घूमो, बट स्टिल आपको जहाँ आप पले बड़े हो, जहाँ आपका रहन सहन हुआ है, जहाँ से आपने सीखी अपनी स्किल्स, जहाँ आप बड़े हुए हो, तो वो टाउन्स तो आपके फेवरेट रहेंगे ना। तो वही बात है। A student of his once wanted him to head a शहनाई स्कूल in the USA। कहते एक बार उस्ताद जी के स्टूडेंट थे, वो उनको कहते कि आप शहनाई का स्कूल लेकर आओ USA में, एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस बाय रेप्लिकेटिंग द टेम्पल्स हियर। और स्टूडेंट ने कहा कि मैं वहाँ पर बनारस वाला ही एटमॉस्फेयर ले आऊँगा, वहाँ पर टेम्पल्स क्रिएट करके। तो स्टूडेंट ने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को रिक्वेस्ट की, बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। तो खान साहब उससे पूछते हैं कि क्या तुम गंगा जी को भी वहाँ ट्रांसफ़र कर दोगे USA में? ओके। लेटर he is remembered to have said, that is why whenever I am in a foreign country I keep yearning to see Hindustan। कहते गंगा जी कारण है कि जब भी मैं वर्ल्ड में होता हूँ, मतलब इंडिया के बाहर होता हूँ, बनारस के बाहर होता हूँ, फॉरेन में होता हूँ, तब भी मुझे हिंदुस्तान की ही याद आती है, क्योंकि वहाँ गंगा रिवर है। While in Mumbai I think of only बनारस and the holy गंगा। कहते कि जब भी मैं बनारस में हूँ, या जब भी मैं मुंबई में हूँ, मुझे बनारस की ही याद आती है और मेरी गंगा मैया की। एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मत्था ऑफ दमराव। कहते लेकिन जब मैं बनारस में होता हूँ तो मुझे दमराव की मत्था, वहाँ की डिश है, उसकी याद आती है। ठीक है। सो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, one that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple। कहते कि जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की लाइफ है वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। किसका? एक महंगी अच्छी हेरिटेज का। महंगा का मतलब वो नहीं एक अमीरों वाला, नो, महंगा मतलब जिसका कोई मोल नहीं है, वैसा जो म्यूज़िक है, जो उनका हेरिटेज है इंडिया का। कहते कि जिसमें वो बीइंग अ मुस्लिम, वो रोज़ टेंपल में जाते थे और शहनाई बजाते थे, और ये बात कोई इजी बात नहीं है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द स्टोरी। तो इससे हमने सीखा कि हमने मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।